डेफिनेशन दे लेते हैं एक बार पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वहां भी बताया गया था आपको कि इस पे एक्ट क्या लगता है, 1932 लगता है, ठीक है। 1932 के रूल के हिसाब से जो है पार्टनरशिप चलती है, फर्म जो है चलती है, ठीक है। इज द पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कह रहा है कि पार्टनरशिप जो होती है वो एक इस तरीके का बिजनेस होता है जो प्रॉफिट मोटिव से बनाया जाता है। इसका मतलब एनजीओस पार्टनरशिप नहीं होते, ठीक है। दूसरी चीज कि प्रॉफिट मोटिव से होता है, शेयर प्रॉफिट इज द बिजनेस कैरियर, और बिजनेस जो कैरी किया जाएगा वो किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा किया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब सभी के द्वारा भी किया जा सकता है और कोई एक चलाएगा तब भी वही बात है, ठीक है। पार्टनर सारे रहेंगे, ठीक है। इसेंशियल फीचर देख लेते हैं पार्टनरशिप के। एसेंशियल फीचर के अंदर क्या क्या है। पहला है 2 और मोर पर्सन, भाई 2 या 2 से अधिक लोगों का होना जरूरी है। एक अकेला बंदा तो पार्टनरशिप बना नहीं सकता, ठीक है ना। अगला है माइनर के केस में बताया गया था आपको कि माइनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से बनता है। मतलब अगर आपने माइनर को पार्टनर एज ए पार्टनर ज्वाइन किया है तो वो सिर्फ प्रॉफिट में शेयर लेगा, लॉस में शेयर नहीं लेगा, ठीक है ना। उसके बाद पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये लोग जो है जनरली पार्टनर नहीं होते हैं, ठीक है। पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, अगर किसी लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, कैसे लॉ डिस्क्वालीफाई करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो इंसॉल्वेंट पर्सन को जो है कोर्ट आज़ादी वो जो है आपका क्वालिफाई नहीं करता कि आप जो है किसी कंपनी में जो है किसी फर्म में जो है वो बन सकते हो, पार्टनरशिप बन सकते हो, पार्टनर बन सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है, करंटली जो रूल चल रहा है आपको इतना याद रखना है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो होते हैं वो 50 होते हैं। 50 से अगर एक भी ज़्यादा होता है तो आपको कंपलसरी होता है कि आप अपने फर्म को कंपनी की फॉर्म में रजिस्टर्ड करवाओ। समझ में आई बात, वो इलीगल पार्टनरशिप कहलाने लग जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट, जो पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको हम डीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीड। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ ये, ठीक है। पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, ठीक है। ये एग्रीमेंट होता है एक तरीके का, जो दोनों पार्टनर जितने पार्टनर होते हैं उन सब पार्टनरों के बीच में होता है। उसमें क्या क्या लिखा जाता है? फर्म का नेम है ना, पार्टनर का नेम, एड्रेस एंड वो कॉन्टैक्ट नंबर्स, ठीक है। पोस्ट, राइट्स एंड ड्यूटी, ठीक है ना, राइट्स एंड ड्यूटी। और भी क्या क्या हो सकता है, तो जितनी भी चीजें आप लिखना चाहो, कैपिटल कितना कितना लगा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रहेगी, अगर कोई ड्राइंग करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रहेगी। तो सारी की सारी कंडीशन ना आप एग्रीमेंट पे लिख देते हो, हर चीज होता है उसमें, ठीक। अगला आपका पॉइंट है लॉफुल बिजनेस। जो बिजनेस होगा आपका वो लॉफुल होना चाहिए। पार्टनरशिप के लिए कंपलसरी है कि बिजनेस लॉफुल रहेगा। अगर आपने कोई पार्टनरशिप खोल रखी है और कोई अनलॉफुल बिजनेस करते हो, अनलॉफुल बिजनेस मतलब जैसे कि मान के चलिए कोई ऐसा बिजनेस है जो आप सोसाइटी को परेशान करने के लिए बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। जैसे मैं सुपारी लेता हूँ, 1 रुपये वाली नहीं, वो वाली जो लोगों को पीटने के लिए होती है, ठीक है। तो अगर वो वाली अगर सुपारी लेते हो तो वो आपका अनलॉफुल बिजनेस है, ठीक है। गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती इस चीज़ के लिए। अगला है प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग जितने जो भी पार्टनर है उन पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टनर से प्रॉफिट शेयर कर रहा है, एक लॉस बियर कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही बियर करने पड़ेंगे, ठीक है जी। अगला है आपका बिजनेस कैन बी कैरिड बाई ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ वन पार्टनर। सारे के सारे मिलकर के पार्टनरशिप को चला रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर एक बंदा चला रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंडीशन वही रहेंगी, ठीक है, और वैल्यू भी वही रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, एक ने जो काम किया है उस काम के लिए सारे के सारे पार्टनर्स लायबल रहते हैं, ठीक है। वो ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने तो ये काम किया नहीं है, उस पार्टनर ने किया, उससे जाकर के बोलो, वो पूरी की पूरी फॉर्म लायबल हो जाती है। एक के द्वारा किया गया काम भी सब कर रहे हैं तो भी लायबल, और एक कर रहा है तब भी लायबल, ठीक है जी। चलिए, ये तो हमारे हो गए थ्योरेटिकल पोर्शन। थोड़ा सा और देख लेते क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो बताने लायक है। हाँ, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, एसेंशियल एलिमेंट के बाद जो है अगला है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड।
डीड मतलब एग्रीमेंट, ठीक है। ये कंडीशन क्या होती है समझिए, जैसे कि मान के चलिए मैं और दिव्या जो है हम लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है। दिव्या ने कहा कि भाई हम दोनों मिलकर के एक बिजनेस काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो है बहुत अच्छा दोनों का जो है तालमेल बहुत बढ़िया बना हुआ था, ठीक है। ये कहते अरे ये भैया तो हम धोखा तो देंगे नहीं, चलो एग्रीमेंट का क्या करना है, ऐसे ही स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग बिजनेस। हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, इन्होंने लगा दिए 2 लाख रुपये, मैंने भी लगा दिए 2 लाख रुपये, ठीक है। काम शुरू हो गया, ठीक है। माल खरीद के लाए, बेचना शुरू कर दिया, अपना बिजनेस चल रहा है प्रॉपरली। शुरू में स्टार्टिंग में चलता रहा। आगे चल के क्या हुआ कि मैं काम करने जाता नहीं था दुकान पे, ये मेहनत करती रहती थी। तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो काम ऐसे नहीं चलेगा, डिस्प्यूट तो आए नहीं ले जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं पूरे दिन काम करती हूँ और आप तो काम करने आते नहीं हो, तो मुझे चाहिए सैलरी अलग से, क्योंकि आप काम करने नहीं आते हो, ठीक है। और मैं ही काम करती रहती हूँ, ठीक है, मैं ही पूरा बिजनेस संभाल ली, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे को सैलरी चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी, सैलरी ले लेना आप, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई सैलरी आप लोगे तो इस हिसाब से तो दोनों का ही हक बनता है, तो मुझे भी सैलरी दो। इन्होंने कहा कि तुम कैसे ले लोगे भाई, तुम तो काम ही नहीं करने आते, ठीक है ना। अब ये हो गया डिस्प्यूट, यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया तो हम चले गए कहाँ, कोर्ट में, ठीक है, सेटलमेंट कराने के लिए। जब सेटलमेंट कराने के लिए हम लोग वहाँ पे गए तो उन्होंने पूछा, किसने, जज ने मेरे से पूछा कि क्या आपके पास क्या एग्रीमेंट है। हमने कहा जी नहीं जी, एग्रीमेंट तो नहीं है। उस समय तो संबंध बहुत अच्छे थे हमारे, इस वजह से हम लोगों ने सोचा ही नहीं इस बारे में कि हमारे बीच में कभी डिस्प्यूट भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे तो हम लोगों ने एग्रीमेंट किया नहीं, और आज 5 साल हो चुके हैं तो अब तो पंगे बढ़ चुके हैं, तो भाई अब तो कलेश तो हो रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी, ऐसी सिचुएशन के लिए एक साइलेंट डीड साइन करवा लिया जाता है। साइन करवाने का मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन जहां पर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट साइन ना हो रखा हो, वहां पर बाय डिफॉल्ट एक एग्रीमेंट हो जाता है कोर्ट की नज़रों में, जिसे हम साइलेंट डीड भी कहते हैं। वो साइलेंट डीड एप्लीकेबल हो जाता है आपके ऊपर। साइलेंट डीड के अंदर 5 बातें लिखी होती हैं, ठीक है। उन 5 बातों को फॉलो करके चला जाता है, ठीक है। अब वो 5 बातें क्या क्या हैं वो आपको अच्छे से याद करनी है। पहली चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। दोनों ने कैपिटल लगाई हुई है, पैसे लगाई हुई है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वही लिख रहा हूँ, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड लिखा तो है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी तरीके की सैलरी रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है जी। सैलरी या रेम्यूनरेशन एक ही चीज होती है, ठीक है, सैलरी होती है। तो सैलरी किसी को भी नहीं दिया जाएगा। सॉर्ट आउट हो गया, लड़ाई हो गई ना। क्या डिसीजन आएगा, दोनों में से किसी को सैलरी नहीं मिलेगी। इवन दिव्या को भी सैलरी नहीं मिलेगी, चाहे 12 घंटे काम करे चाहे 8 घंटे काम करे। समझ में आई बात, मैं काम करूं चाहे ना करूं, सैलरी दोनों में से किसी को नहीं मिलेगी, ठीक है। केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में मैंने बना के दिया, फिर उसमें बोलेगा भाई बताओ कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन आएगा, तो ये 1 नंबर की थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सैलरी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, समझो क्या है ये, जैसे मान के लिए लोन, जो बिजनेस चल रहा था 2-2 लाख रुपए लगे हुए थे और पैसे की जरूरत पड़ी, ठीक है। दिव्या ने कहा कि पैसा एक काम करो और मिला लेते हैं 2-2 लाख रुपए। मैंने कहा ठीक है मैं ले आता हूँ। तो दिव्या ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा मैं ही क्यों मिलाऊं फिर अकेला पैसा, ठीक है। तुम्हारे 2 लाख लगे, मेरे मैं 4 लाख रुपए क्यों लगाऊं, जब प्रॉफिट तो बराबर बांटते हैं हम लोग। समझ में आई बात, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि कहा गया कि ठीक है पैसा आप ले आओ 2 लाख रुपए, पर उसे हम लोन मान लेंगे। हम किसी बाहर के व्यक्ति से भी तो लोन लेने जाते हैं, तो आप ही दे दो, जो इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट ले लेना। समझ में आई बात। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर्स लोन जो होगा वो 6% होगा,
एक्यूरेट 6% हमेशा। समझ में आई बात? ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल हो जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होगी वो 1:1 हो जाएगी, मतलब इक्वल हो जाएगी। मतलब कहने का ये कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो दोनों में बराबर बराबर बटेगा। समझ में आई बात? ऐसा मैं नहीं कह सकता कि भाई मेरे 4 लाख रुपए लगे हुए हैं तो मैं प्रॉफिट ज़्यादा लूंगा या तुम प्रॉफिट कम लोगे, या वो कह दें कि भाई मैं काम ज़्यादा करती तो मैं प्रॉफिट ज़्यादा दूंगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल हो। कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट हो गए। ये 5 आपके एलिमेंट हैं तब जब आपका एग्रीमेंट नहीं होता। अगर कोई नया पार्टनर का एडमिशन करते हैं, मतलब नया पार्टनर को जोड़ते हैं, तो याद रहे ये चीज़, डीड हो चाहे ना हो, जब तक सारे पार्टनर राजी नहीं हो जाते तब तक आप किसी को भी एडमिशन नहीं दे सकते। क्लियर हो गया? ठीक है।